जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं और आज के इस लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि राजकोट में जो विशाल क्षत्रिय महासम्मेलन कल आयोजित हुआ उसका क्या असर होने वाला है और उसका क्या हमारे समाज पर या देश की राजनीति पर क्या असर होने वाला है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी जो इसमें जुड़ रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, सादर जय माता जी की अर्ज करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो जो आपको लगे, जिन जिन लोगों को इस विषय में कुछ जानकारियां लेनी हो उन तक इसे पहुंचाने की कृपा करें। पहली बात तो 14 अप्रैल को जो ये कार्यक्रम आयोजित किया महासम्मेलन, ये कोई पहले से डिसाइडेड नहीं था, बल्कि ऐसी एक पार्टी जिसको हमारे समाज ने अपने रक्त से सींचा है, अपने पसीने से सींचा है, अपने विचारों से सींचा है, और वो पार्टी आज सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक के पदों पर काबिज है। उस पार्टी के ही एक नेता द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, नाम उनका श्री पुरुषोत्तम रूपाला है, उनके मुख से इस तरह की गंदगी बरसी कि 23 मार्च से आज तक हमारे समाज के अंदर एक सदमा जैसा है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हमारे जो हमने सुना है या जो देखा है, विचार करते हैं, होता यह है कि व्यक्ति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी को हमारे परिवारों में पैदा किया गया, बढ़ाया, जब कोई भी इस पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था, तब हमारे बंधुगण, हमारे से पहले वाली पीढ़ी लोगों से उलझते थे, लोगों से झगड़ते थे, अपना धन भी और अपना समय भी बर्बाद किया। कई एक दो पीढ़ी की जवानियां बर्बाद हुई हैं भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने तक। ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी नरूका जावली अलवर रियासत के प्रधानमंत्री भी थे। उनके घर में पहला ओटीसी शिविर लगा था जबकि देश पार्टीशन के दौर से गुजर रहा था, और उस ओटीसी शिविर में आरएसएस के में गुरुजी मालवांकर जी स्वयं उसके शिविर प्रमुख थे, और आदरणीय वाजपेयी जी, आडवाणी जी जैसे बड़े जो बाद में इस देश की उन्होंने दिशाएं तय की हैं, वो लोग साधारण स्वयंसेवक थे। उस शिविर के अंदर जो मेरे अपने घर में लगा है, क्योंकि बसेठ और जावली एक ही परिवार है, एक ही फैमिली है। आदरणीय दादो साहब हुकुम ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी नरूका जावली, जो कि पूरे राजस्थान में तो प्रसिद्ध हैं ही, क्योंकि 1967 में वो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और भारतीय राजनीति में, समाज में और खास तौर से अध्यात्म में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनको आज नमन करना चाहता हूं। उनके घर में पहला ओटीसी शिविर लगा था, और उस ओटीसी शिविर के अंदर जो बाद में जिन्होंने भारत की दिशा तय की है राजनीति में, वो लोग साधारण स्वयंसेवक थे। उस दिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिस आरएसएस को पूरे भारत में कोई नजदीक नहीं लगने देता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वैसा ही प्रभाव था जैसा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का है। उस समय कांग्रेस के विरुद्ध बोलना देशद्रोह माना जाता था, देश के विरुद्ध बोलना माना जाता था, क्योंकि लोकतंत्र का एक साइड इफेक्ट है, एक माइनस पॉइंट है। इस लोकतंत्र में व्यक्ति करता क्या है, अपनी बात को सच सिद्ध करने के लिए सामने वाले की कितना ही बड़ा चरित्र हनन करता है। जबकि लोकशाही से पहले की व्यवस्था में चरित्र हनन जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। हम लड़ रहे हैं, सामने वाला लड़ रहा है, हमारी तलवार में जोर है तो हम जीतेंगे, सामने वाले की तलवार में या उसकी कुनीति कूटनीति में कोई जोर है तो हो सकता है कि हम वीरगति को प्राप्त हो जाएं। बस इतनी सी लड़ाई थी। लेकिन आज के इस लोकशाही में खास तौर से चरित्र हनन एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, और सामने वाले का चरित्र हनन किया जाता है, उस पार्टी का भी किया जाता है, उस समाज का भी किया जाता है। तो मैं यहां पुनः अपनी बात पर आता हूं कि आदरणीय बाबू साहब रघुवीर सिंह जी का मैंने इसलिए उदाहरण दिया था
कि इस भारतीय जनता पार्टी जिससे बनी है उसका नाम भारतीय जनसंघ था, और जो भारतीय जनसंघ जिससे बना था उसका नाम आरएसएस है, जिसको लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं। इस आरएसएस की स्थापना, इसका पलन, इसको पैदा करना हमारे परिवारों में, आपके परिवारों में हुआ है। और हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कांग्रेस कर रही है हमारे साथ, ध्यान दें इस बात का, उस समय कांग्रेस हमारे साथ चरित्र हनन का काम कर रही थी। सामंत शब्द को वहां गाली की तरह प्रयोग किया जाता था। हां, उनकी कोई भाषण शुरू नहीं होता था कांग्रेसियों का कि हमको गाली देने से वो चालू होते थे और हमको गाली देने से ही बंद करते थे। एक दौर ऐसा भी आया था कि हमारे लोग जो कांग्रेस में सम्मिलित थे वो वहां बैठकर ताली भी बजाते थे। उस कांग्रेस से, उस कुकर्मी कांग्रेस से इतने परेशान हो चुके थे हमारे लोग कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्ववर्ती है भारतीय जनसंघ और आरएसएस को, इसको अपने घरों में पैदा किया, खाद डाला, बीज डाला और इसको तैयार किया। और यह सोचा था कि कांग्रेस को हमारे विरुद्ध, हमारे अपमान के विरुद्ध ये लड़ेगी और हमको न्याय दिलाएगी। क्योंकि लोकशाही में, लोकतंत्र में यही चीज है कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को बोया जाए और अपने विचारों से तैयार हुई फसल से जवाब दिया जाए। और यही व्यवस्था, लोग कहते हैं कि क्षत्रियों को राजनीति नहीं आई या क्षत्रिय लोकसभा इसमें आपने लोकतंत्र में एडजस्ट नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। मेरे भोले समाज ने हमेशा एडजस्ट होने का प्रयास किया है। और अजय कांग्रेस, जिस कांग्रेस के खिलाफ कोई जीत नहीं सकता था, उस समय कांग्रेस के खंबे को भी यदि टिकट दिया जाता था तो कांग्रेस जीतती थी। उस समय हमारे उन महानतम पूर्वजों ने यह सपना देखा कि इसको जड़ से समाप्त करने के लिए, देखिए आप कैसे समय में सपना देखा जब कांग्रेस के विरुद्ध कुछ था ही नहीं। कांग्रेस इंदिरा जैसी पोजीशन में आ चुकी थी। तब हमारे महानतम पूर्वजों ने इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती जनसंघ की पूर्ववर्ती आरएसएस को पैदा अपने घरों में किया और कांग्रेस से झगड़े मोल लिए, कांग्रेस से लड़े, आपातकाल झेला, हमारे संचित निधियां, हमारे घरों पर ताले लगे। हमारे जो उस समय के लीडर थे, चाहे वो राजमाता गायत्री देवी जी हों या युवराज प्रताप सिंह जी हों, उन सबको इमरजेंसी के बहाने जेल में डाला गया इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने और इसको पालन पोषण करने के लिए। और यही विचार उन पूर्वजों ने, उन व्यक्तियों ने, उन महानुभावों ने समझा था कि जिस दिन आरएसएस और ये जनसंघ सत्ता में आएंगे उस दिन कांग्रेस से हमारा बदला एक एक करके ये लेंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसी पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग होंगे जो क्षत्रियों को गाली देने का बहाना ढूंढेंगे। इसी पार्टी में बिसाऊलाल साहू जैसे गंदे लोग होंगे जो क्षत्रियों को गाली देने का बहाना सोचेंगे। और पुरुषोत्तम रूपाला जैसे की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिन राजा महाराजाओं के राजमहलों में आरएसएस के शिविर लगा करते थे और जिन राजा महाराजाओं के ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पली बढ़ी, वही लोग किसी एक वर्ग विशेष का, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, उसकी बढ़ाई करते समय हमको गाली देंगे, हमारे पूर्वजों को गाली देंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति को गाली देंगे, दुनिया की सर्वोच्च डीएनए वाली कौम को गाली देंगे। क्यों है सर्वोच्च डीएनए वाला कौम? मैं आपको बताता हूं। वो अवध ओझा है, क्या नाम है उनका, कुछ चलता है, वो क्लासेज लेते हैं, तो वो कहते हैं कि रावण युद्ध में मरा और विभीषण से मंदोदरी ने शादी कर ली। हालांकि मैं इन चीजों की कोई पुष्टि नहीं करता, मेरी जानकारी में ये नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं, मैंने एक उनकी क्लिप देखी थी, आपको भी शायद कभी देखने को मिली हो, कि रावण मरा, उसकी पत्नी ने विभीषण से शादी कर ली, बाली मरा, उसकी पत्नी ने सुग्रीव से शादी कर ली, लेकिन राम का बेटा, राम का भाई लक्ष्मण बेटा बनकर रहता है और माता सीता को माता मानता। ये परंपरा किस घर में है? इसको मापने में दिक्कत हो रही है आपको पता नहीं चल रहा कि भाभी किस परिवारों में मां मानी जाती है। मेरे परिवार में मानी जाती है, आपके परिवार में मानी जाती है, क्षत्रिय परिवारों में मानी जाती है। भाभी मां होती है। मां में और भाभी में कोई किसी प्रकार का अंतर क्षत्रिय परिवारों में नहीं होता है। यदि किसी के ईश्वर ना करे मां नहीं होती तो वो अपनी भाभी का आंचल पी करके घोड़ी पर चढ़कर ब्याहने जाता है। यदि मेरी इस बात से सहमत नहीं हो तो कोई यहां कमेंट करके बताए कि क्या क्षत्रिय जब उसकी मां नहीं होती और वो घोड़ी पर चढ़ता है, बींद बन के जाता है, बींदनी लेने जाता है, वो किसका आंचल पीता है जब उसकी मां नहीं होती? या तो काकी का पिएगा। आपको हंसी आएगी भगवान राम जी, क्योंकि ये ऐसी जो चीजें हैं ना, ये आपकी कल्पनाओं से परे हैं।
आपके यहां तो भाभी को कुदृष्टि से देखा जाता है, इसलिए आपको तो ये कल्पना लगेंगी, आप तो बीच बीच में ऐसे ही मुंह फाड़ेंगे, लेकिन ये हकीकत है। क्षत्रिय परिवारों में भाभी मां और बड़ा भाई पिता होता है, वो चाहे राजेंद्र सिंह नरूका हो और चाहे वो लक्ष्मण जी सूर्यवंशी हो। इसमें आज तक किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया है, और जिन प्रकार परिवारों में ये नहीं रहा उन परिवारों को बाहर भी कर दिया जाता है, एक मिनट के लिए भी क्षत्रियों में नहीं रखा जाता। ऐसी महानतम सभ्यता जिसमें गलत काम में पति तक का सर काट देने वाली छत्राणियां हों। रणथंबोर का किस्सा है, पतिदेव किसी बहकावट में आकर के मिल लिए शत्रु से, और नई नई शादी हुई थी, तो धर्म पत्नी ने, उस छत्राणी बाला ने अपने पति का सर काट दिया, और अगले दिन सती होने लगी। तो हमीर चौहान ने पूछा कि हे देवी, जब तुम्हें पता है कि यह देशद्रोही था तो इसके साथ सती क्यों हो रही हैं? तो उन्होंने कहा, वो मेरा कुल और देश के प्रति फर्ज था, और ये मेरा मर्यादा के प्रति फर्ज है कि ये कुल द्रोही था, जाति द्रोही था, देशद्रोही था, लेकिन ये मेरा पति था, इसके साथ सती होना मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य है। ऐसी महानतम परंपरा, जहां शत्रु को आपकी एक झलक नहीं दिखे, उसके लिए अग्नि को प्रज्वलित करके, उसी अग्नि जिसमें फेरे लिए जाते थे, उसी अग्नि में प्रज्वलित करके यदि साका हो गया तो वो छत्राणियां जौहर कर जाती। ऐसी महानतम सभ्यता के लिए यदि रूपाला जैसे गंदे आदमी के मुंह से गंदगी निकलती हो कि रोटी बेटी का व्यवहार कर लिया, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कई उदाहरण देते हैं, कांग्रेस कहती आई है, हां कहती आई है कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस को जूती के नोक के बराबर क्षत्रियों ने समझा और कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कांग्रेस को ठिकाने लगाया। आज कांग्रेस इतिहास बन के रह गई है। लेकिन जिसको हमने तैयार किया था इस काम से लड़ने के लिए, उसने क्या किया? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रास्ते पे चलते हुए लड़कियों को छेड़ने की लोगों में आदत होती है ना। हमारी बहन बेटी जाती है, अकेली जाती है, लोग उसको घूरते हैं, फप्तियां कसते हैं, कमेंट कसते हैं। मान लीजिए इसे देखकर हमारे दिमाग में यह आता है कि आज तो मैं जवान हूं, युवा हूं, मैं कल वृद्ध होऊंगा, मैं अपने एक बेटे को तैयार करूं जो मेरी बहन बेटियों की रक्षा करे, और उस बेटे को हम चरा पिरा के खिला के तैयार करते हैं, और रास्ते में लोग छेड़ते हैं। इससे देखकर जिस बच्चे को हमने तैयार किया, ध्यान देना, जिस बच्चे को हमने तैयार किया, वो भी यदि अपनी बहन बेटियों के आंचल खींचने लगे, तो मुखिया के तौर पर आप क्या करोगे? और उसका कुतर्क ये हो, रास्ते चलते बड़े भी तो छेड़ते हैं, मैं भाई होकर भी छेड़ लूं तो क्या दिक्कत है? वही बीजेपी के इन ऊपाला रूपाला नरोत्तम मिश्रा बिसाऊ लाल जैसे लोगों से हमारा है। कांग्रेस हमारे लिए रास्ते पे छड़ी हुई बच्चों को, बेटियों को छेड़ने वाली जैसी कुकर्मी संस्था है, लेकिन ये जो हमने अपने घर में आम का पौधा समझकर पैदा किया था, ये नागफणी का कैसे निकल गया? ये जो थूर है, जिसके कांटे निकलते हैं, जहरीले कांटे, आज हमारे परिवार के बच्चों को लहूलुहान कर रहे हैं। तो हमारा पहला फर्ज ये नहीं है कि वो कांग्रेस शत्रु थी, कांग्रेस शत्रु थी। कांग्रेस शत्रु थी, है और रहेगी, लेकिन निकटतम शत्रु आज कौन हमें दिक्कत दे रहा है, यह हमको समझने की जरूरत है। और यह साबित खुद मोदी ने किया है कि हम दे रहे हैं आपको दिक्कत। रूपाला का जबान फिसली, मान लीजिए, जैसा ये कहते हैं, और रूपाला माफी मांगता है, पिछले 3-4 बार उसने माफी मांगी, प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब ने माफी मांगी। यदि मान लीजिए उसकी जबान फिसली है, तो मोदी का हाथ क्यों नहीं फिसल रहा उसको बाहर निकालने के लिए? ये मोदी और शाह और रूपाला के पीछे, उसकी गंदी जबान के पीछे पीठ थपथपाने के लिए क्यों खड़े हुए? स्टार प्रचारक बनाया गया। हमारी जो कल की ये विशालतम सभा रही, उसका बीजेपी ने हमको एक तोहफा दिया है कि ठेंगा, हम तो रूपाला को स्टार प्रचारक बनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक बड़े मीडिया हाउस से बात हो रही थी, थोड़ा सा उनका झुकाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। उनका कहना था कि एक समाज नाराज हो जाएगा रूपाला से। सही बात तो यह है, देश के ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं कि रूपाला का समाज कौन सा है। जब नाराज कहां से हो जाएगा? बोले जी वो पाटीदार समाज नाराज हो जाएगा। अच्छा, पाटीदार समाज नाराज हो जाएगा, इसलिए रूपाला को पार्टी में ही बनाए रखना जरूरी है। क्षत्रिय समाज नाराज हो जाए भले ही, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन का अध्यक्ष हटाना जरूरी है, चाहे भले ही वो खूब नाराज हो क्षत्रिय समाज। जबकि उन आरोपों को ट्रायल चल रही है, वो कहीं भी अभी तक साबित नहीं हुए हैं। हो सकता है कल साबित हो जाए, फांसी लग जाए उनको, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुए। दूसरी तरफ रूपाला ने खुद ही मान लिया कि उसने बोला है।
खुद ही मान लिया उसने, 3 बार माफी भी मांग ली कि मैंने बोला है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को रूपाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, रूपाला का समाज नाराज हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े होर्डिंग लगाएगी कि इसका समाज क्या है, पाटीदार समाज है। कहां कहां रहता है? गुजरात से लेकर कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहता है? नहीं रहता, गुजरात में रहता है। ये क्या है, कांग्रेस से लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि लड़ा कैसे जाता है और किससे लड़ा जाता है। इसको ये पता नहीं है कि सामने कोई पार्टी नहीं खड़ी है, सामने कोई मुसलमान नहीं खड़ा है कि आप उसको देशद्रोही कह दोगे, धर्मद्रोही कह दोगे। केसरिया का सापा धारण करने वाला राम और कृष्ण के वंशजों का एक समुदाय खड़ा है सामने। उस समुदाय का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उससे यदि तुम देशद्रोही की बात करोगे तो थप्पड़ लगेगा तुम्हारे मुंह पर, क्योंकि तुम्हें देशभक्ति की परिभाषा वो क्षत्रिय समाज से मिली है। तुम जानते तक नहीं होता क्या है देश, क्या होता है, तुम्हें देश की परिभाषा तक नहीं पता। तो तुम्हें सबसे ज्यादा आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो ये क्षत्रिय खड़ा है, जो रंग रूप शक्ल सूरत से सारा नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाई देता है। सूर्यवंशी क्षत्रियों का, चंद्रवंशी क्षत्रियों का, अग्निवंशी ऋषिवंशियों का यह समुदाय तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। इसको यदि तुमने सनातन द्रोही किया, ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा ही थूक पड़ा हो। इसको यदि तुमने देशद्रोही बोलने का प्रयास किया तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा गंदगी फैल गई हो। इतना गंदा लगेगा तुम्हें यदि इसको किया तो। क्यों? क्योंकि देशभक्ति की परिभाषा ये बनाते हैं, इनके चरित्र से बनती है कि देशभक्ति होती क्या है और सनातन संस्कृति क्या है, उसकी रक्षा क्या है। वो किसी क्षत्रिय को देख लेना, हो जाएगी रक्षा, अपने आप रक्षा हो जाएगी। तुम्हारे डींग मारने से और लंबे लंबे भाषण देने से कोई क्षत्रिय सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं होती। तुम सही मायने में सनातन द्रोही हो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि सनातन है क्या। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है कि सनातन क्या है। सनातन संस्कृति के अंदर गीता सर्वोच्च ग्रंथ है और गीता के अनुसार सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई पाप है तो वो कृतज्ञता है, दूसरा पाप वर्ण संकरता है, और दोनों पाप बीजेपी रोज करती है, रोजाना करती है दोनों पाप। तो सनातन संस्कृति के हिसाब से तो बीजेपी सबसे बड़ी पापी पार्टी है। सनातन संस्कृति में जिससे विवाह किया उससे संबंध विच्छेद नहीं होता, तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है सनातन संस्कृति में। फिर आप कैसे छोड़ के चल दिए? कभी आप विवाहित हैं, कभी नहीं हैं। तो सनातन संस्कृति क्या है उससे परिचय अभी तुम्हारा हो नहीं पाया है, टाइम लगेगा अभी। इसलिए क्षत्रिय को कोई सनातन द्रोही कहे उसका खुद के मुंह पर थूक पड़ता है। क्षत्रिय को यदि कोई देश विरोधी कहे उसके खुद के मुंह पे थप्पड़ पड़ता है, और वो खुद सनातन द्रोही और देशद्रोही होता है। यह तो तय कर दिया मोदी जी ने कि साहा मोदी क्षत्रिय विरोधी। ये उन्होंने खुद तय किया है कि हम हैं क्षत्रिय विरोधी। रूपाला क्षत्रिय विरोधी नहीं है। रूपाला को तो मुझे लगता है ये कोई स्क्रिप्ट दी गई कि भाई तू ये बोल दे, और उसने बोल दिया। नहीं तो रूपाला का यदि खुद का ये स्टेटमेंट होता तो बहुत दिनों से चल रहा होता ना। वो रूपाला को मोदी साहब ने तैयार किया कि तू करिए, फिर जब तू करेगा तेरा विरोध होगा, तब हम कहेंगे पाटीदार समाज नाराज हो जाएगा। क्योंकि पाटीदार समाज की संख्या इन्होंने थोड़ा वहां ठीक ठाक बता रखी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके आंकड़े इनके ही द्वारा बनाए गए। हम इन आंकड़ों पर किसी पे विश्वास नहीं करते। हम तो ये जानते हैं कि दुनिया में, खासतौर से भारत में, जब जब जन समुदाय इकट्ठा हुआ है वो मेरे समाज ने किया है। चाहे वो हीरक जयंती का लगा लो आप, चाहे अमरूदों के बाग का लगा लो इससे पहले का, चाहे आप ये 28 जनवरी का लगा लो, चाहे आप 4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी, चलो खैर वो तो सर्व समाज की मीटिंग है, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इस पे नहीं कहूंगा। सर्व समाज की भीड़ थी, आह्वान जरूर भाटी साहब का था, लेकिन भीड़ सब सर्व समाज की थी। और 7 अप्रैल को नानोता में, सहारनपुर में, उस भीड़ को देख लो। या फिर अब सारी भीड़ों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई आनंद पाल जी के फेक एनकाउंटर के टाइम भीड़ हुई, उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई ये जो भीड़ थी, जो जन समुदाय था, ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए 14 अप्रैल को राजकोट के एक छोटे से गांव में इकट्ठा हो गया। ये काबिले तारीफ है और इनके मुंह पे तमाचा है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता है, मोदी जी 10वें हिस्से की भीड़ कर दें, मैं मान जाऊंगा इनकी लोकप्रियता है। अमित शाह 20वें हिस्से की भीड़ कर दे, मैं मान जाऊंगा इसकी लोकप्रियता है। 20वें, भाई 10 लाख का 20वां हिस्सा 50,000 होता है। 50,000 मोदी जी इकट्ठा कर दें, ये सॉरी अमित शाह जी इकट्ठा कर दें, हम मान जाएंगे कि ये भी एक लीडर है। 5 लाख की भीड़ इकट्ठी
करने वाले समुदाय के सामने 20-30 हजार की भीड़ इकट्ठी करने वाले बाड़मेर में मोदी जी, और उसको जन सैलाब कह रहे हैं, न्यूज जन सैलाब कह रहे हैं, साथ साथ बता भी रहे हैं कि 20 से 30 हजार आदमी इकट्ठे हुए। जन सैलाब तो वो था जब मरुभूमि के रवीन उदय हुआ था 4 अप्रैल को, वो था, उसको कहते हैं जन सैलाब। जो 5 लाख के लोग बिना कोई प्रशासन की, ये कोई न नरेगा मनरेगा कर्मचारी बुला लिए, सारे एमएलए थे, हारे हुए एमएलए थे, जीते हुए थे, कांग्रेस में चले गए उनको भी बुला लिया, कोई और कहीं निकल लिया उसको भी बुला लिया, कोई निर्दलीय चला गया उसको भी बुला लिया। उसके बावजूद 20 से 30 हजार तो खुद का आंकड़ा है, वैसे गिनने बैठोगे तो 15-16 हजार आदमी मिलेंगे। यही इनका साहेब की भीड़ का आजकल यही आंकड़ा चल रहा है। कूच बिहार में भी 15 से 16 हजार से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाए, और धुर पश्चिम इसमें बाड़मेर में भी उन पे 20 हजार 15 हजार से ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए। इनको फेक लोकप्रियता का ताज पहनाया जा रहा है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय है। मैंने एक बार कहा था, याद हो तो आपको, कि ये लोग कह रहे हैं मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, कि मोदी जी जितने योग्य हैं उतना योग्य कल पैदा हुआ क्षत्रिय जन्मजात है। तो लोगों को चिढ़ लगी, अच्छा नहीं लगा। अब ये रविंदर सिंह जी भाटी राजनीति में सही मायने में कल ही पैदा हुए हैं ना, हुए हैं कि नहीं हुए? उस बच्चे के अंदर इतनी ताकत है कि मोदी जी से 20 गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठी करता है और अपने आप उनके नाम से चली आती है। क्या यह साबित नहीं हो गया? और अभी तो शुरुआत है, बस क्षत्रिय मान ले कि उसके अंदर योग्यता, क्षत्रिय की ही दिक्कत चल रही है, उसी को नहीं लग पा रहा है कि उसके अंदर योग्यता है। वो अपनी शक्ति को बिल्कुल हनुमान जी की तरह भूला बैठा है, कतई मानने के लिए तैयार नहीं कि वो शक्तिशाली है। बहुत से लोगों को तो यह लग रहा है कल वो मर जाएंगे यदि बीजेपी हार गई तो। बहुत से लोगों को, बहुत से कई क्षत्रिय ऐसे जिनको दिमाग में यह जाता है कि कल हम मर जाएंगे यदि बीजेपी हार जाएगी तो। जबकि हकीकत यह है कि यदि ये रूपाला के बाद बीजेपी जीवित रही तो तुम्हारा वोट गिना नहीं जाएगा। आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि तुम्हारा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद भी गिना नहीं जाएगा मेरे भाई। ये काउंटिंग में नहीं है तुम्हारा वोट, तुम दे लेना भले, लेकिन इतनी चीज तो हम जैसे और हमारे भाइयों ने ये फैला ही दी है कि तुम वोट भी दोगे तो उसे बीजेपी गिनेगी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट गए। अब तुम्हारे हाथ में, तुमको देना है तो दे लो, कोई बड़ी बात नहीं है। काउंटिंग में नहीं हो तुम, काउंटिंग में आपका वोट इस बार नहीं है, चाहे आप दो चाहे मत दो, आपकी मर्जी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले वोट में यह माना जाएगा कि क्षत्रिय का एक भी वोट नहीं है। उसके बावजूद भी आपको देना है, आपकी मर्जी, कोई मैं मना नहीं कर रहा आपसे बोलने। अब रही बात इसकी कि जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो हम अनाप शनाप बकते हैं, इस पर रोक होनी चाहिए। कोई कहता है हमारे राजनेताओं को पद छोड़ देना चाहिए, कोई कहता है कि सरकारी सेवाओं में नौकरी वालों को आह्वान करो कि वो नौकरी छोड़ के आ जाएं। ये क्या है भाई? ये गलत है। हमारा कोई भी व्यक्ति जहां है, जिस जगह पे है, वो वहीं मजबूत रहे, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। इसलिए उन्हें उनका काम करने दें और सामाजिक लोगों को सामाजिक का काम करने दें। इसको मिक्सअप मत करो आप कि सामाजिक वाले तो नहीं और राजनेता बोलने लगे। आप ये बताइए, ये जो भीड़ इकट्ठी अभी हो रही है, ये किसी राजनेता द्वारा की जा सकती है क्या? ये सामाजिक लोगों के आह्वान पर ही लोग एकत्रित हो सकते हैं। राजनेताओं के लिए एक व्यक्ति के लिए लोग आ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसा कोई फोरम हो। वर्तमान समय में अभी आपके पास ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए आपको अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए इस लावे को उबालने की जरूरत है। कई लोग कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी रूपाला का टिकट नहीं कटा तो क्या होगा, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता हूं कि रूपाला का टिकट अब ना कटे, क्योंकि यदि रूपाला का टिकट ना कटा तो ये क्षत्रिय अपनी शक्ति को पहचान जाएगा, और यदि कट गया उसका टिकट तो ये कल से धन्यवाद यात्रा शुरू कर देंगे। थैंक्स मोदी जी, धन्यवाद, आभार, आपने बहुत अच्छा किया, ये काम कल से चालू कर देंगे। इसलिए ये टिकट भी रहे इसका, और इनको आप अपनी ताकत भी दिखाओ, और अच्छी तरह ताकत दिखाओ। और केवल गुजरात तक ये ताकत नहीं, पूरे देश में ये ताकत दिखानी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा खून एक है, हमारा रक्त एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हम सब एक डीएनए से बंधे हुए हैं। और रूपाला ने जिसको गाली दी वो ऐसा नहीं कहा था कि गुजरात के दरबार ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा था
कि राजा रजवाड़ों को ने ये व्यवहार किया था, तो राजा रजवाड़े आपके भी हों, आप भी उन्हीं ब्लड से आए हों, तो आपको विरोध करने का बनता है। और बाकी यदि आप राजा रजवाड़ों के ब्लड से नहीं बने हों, कहीं बीच में से टपक गए हों, या अभी आजकल ही क्षत्रिय बने हों, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। जिसके खून में, जिसका खून शुद्ध होगा वो ये बात नहीं सुनेगा और विरोध करेगा, और स्वतः विरोध करेगा, और इसी तरीके से जैसे वहां पहुंचा वैसे हर जगह विरोध करेगा। इसका रिजल्ट भी 4 जून को ईवीएम को खोलने पर देखा जाएगा। एक और बात है कि लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम में गड़बड़। व्यक्तिगत रूप से मैं अभी तक ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम में ये गड़बड़ कर पाते हों। ये लोगों के माइंड में गड़बड़ कर रहे थे, और खास तौर से हमारे क्षत्रियों के माइंड में ये गड़बड़ थी कि इनको वोट देना धर्म का साथ देना, देशभक्ति का साथ देना है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ऐसा लग रहा था हमारे लोगों के दिमाग में कि राम कहीं थे नहीं, कहीं चले गए थे, लंका में गाड़ दिए थे, कहीं चले गए थे, ये ले आए हैं राम को। वो भ्रम अब इनके दिमाग से, हमारे भाइयों के दिमाग से टूट गया है कि अब ये नारा बन गया कि जिसने राम को भगाया हम उसको भगाएंगे, क्योंकि इन्होंने राम भगा दिया अयोध्या से। वहां अयोध्या में न राम है न राम के वंशज हैं उस ट्रस्ट में। इसलिए अब जरूरी है कि हम अपनी असली ताकत इनको दिखाएं, और उस ताकत के भरोसे पर इनको इनकी औकात याद दिलाएं, और इनकी औकात मिल जाएगी। अभी आप निश्चिंत रहें। ये क्या, जब कांग्रेस जैसी कुकर्मी और अजय शक्ति बन गई थी, वो उसको एक व्यक्ति ने, केवल एक वीपी सिंह ने धूल चटा दी। यहां तो हजारों हजार क्षत्रिय एकत्रित हो गए, लाखों क्षत्रिय लामबंद हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं है कि ये हम इसको जीत नहीं पाएंगे। हम एक लड़ाई जीत चुके हैं। अरे बंधुओं, वोट तो गोपनीय होता है, पता भी नहीं चलता आपने किसको दिया है। ये जो छाती ठोक के क्षत्रिय एकत्रित हो रहे हैं, ये असली ताकत और असली जीत है। और ये केवल गुजरात तक सीमित रह गई हो ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये हरियाणा में, ये बिहार में, ये असम में, ये बंगाल में, सारी जगह सीना ठोक के क्षत्रिय खड़ा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप बताओ, जो सीना ठोक के विरोध कर सकता है वो चुपचाप ईवीएम में क्यों दबा के आएगा? नहीं दबा सकता। जिसने सीना ठोक के विरोध किया है वो चुपचाप ईवीएम में नहीं दबा सकता। इसलिए आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। आप लड़ाई जीत चुके हैं। सारी समस्या तो यही थी कि इन आंदोलनों में जैसे यदि हमारे फीके हो जाते तो कोई मानता नहीं। और देखो बंधुओं, अब जब एकत्रित हो ही गए हो, जब आप इकट्ठा होना सीख ही गए हो, अब नहीं रुकना। अब नहीं रुकना किसी भी हालत में। अब तो अपनी ताकत को आप पहचान चुके हो। लांग जाओ इस महासागर को, जैसे हनुमान जी लांग के चले गए थे। ये जो कठिनता का महासागर है ना, ये अपमान जो हमारा ये बार बार करते हैं, इसको लांग जाओ। कोई पार्टी कांग्रेस फांग्रेस नहीं। आपका सीधा मकसद यह है, शत्रु नंबर 1 को हराओ, शत्रु नंबर 2 को बाद में देखेंगे। और फिर अगली बार तक तो हमारे जो भाई हैं, इनके लिए भी कोई न कोई विकल्प समाज तैयार कर लेगा। जब समय अनुसार समाज को लगेगा कि हमारे बंधुओं को राजनीति के लिए कोई पटल दिया जाए, तो वो निश्चित रूप से देगा। थोपा नहीं जाएगा, ये बना के दे दिया साहब इसमें आ जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्षत्रिय को राजनीतिक पटल समाज बना के देगा, तब बनेगा। ऐसे पेश करने से कि हम बन गए आ जाओ, कोई नहीं आएगा। क्योंकि हम के साथ जब आएगा, जब आपको लोगों ने परीक्षण किया होगा, देखा होगा, चेक करेंगे, अपने आप आ जाएगा। और समय बन रहा है, जागरण की बेला आ रही है, इसकी जरूरत महसूस हो रही है। अपने आप लोग आएंगे और बनाएंगे, जैसे अपने आप हमारे आंदोलनों में इकट्ठे हो रहे हैं। एक और बात है, हर एक व्यक्ति डायरेक्ट ये कहता है फलाने राजनेता जी नहीं बोल रहे, फलाने जी नहीं बोल रहे, फलाने जी नहीं बोल रहे। क्यों भाई? वो क्यों बोले, हम क्यों नहीं बोले? तुम क्यों नहीं बोलो? तुम क्यों नहीं बोलो? समाज के लोगों को बोलना चाहिए। कभी तो सीख लिया करो किसी बगल वाले समाज से, या ना सीखने का ठेका ही ले लिया। हमारे गुर्जर भाइयों ने कई आंदोलन किए, एक बार भी किसी गुर्जर ने यह नहीं कहा सचिन पायलट क्यों नहीं बोला,
सचिन पायलट को राजपूतों को गाड़ी देनी चाहिए जब राजपूत और गुजर के बीच में चल रहा था, या मिहिर भोज प्रकरण चलता है। एक भी गुजर नहीं कहता कि सचिन पायलट को भी बोलना चाहिए गुजरों के साथ, और हम लेते सीधे बस राजनेता को बोलना चाहिए। वहां उसकी छोटी मोटी राजनीति बन रही है, उसको बिगाड़ दो आप, उसको बुलवा के। उसकी क्या जरूरत है बोलने की वहां से? वो राजनेता पाजनेताओं के बोलने को फर्क भी नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं। ये समाज के लोगों को बोलना चाहिए, और वो बोलते हैं। जगह जरूरत पड़ेगी तब राजनेता भी बोलेंगे। अभी राजनेता खुद की उनकी गर्दन घेंटा पकड़ा हुआ है, वो क्या आपके साथ खड़े होंगे? अभी तो उनकी मालाएं चल रही हैं टिकट की। इसलिए राजनेताओं को अभी टारगेट करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा अपनी बात पर भी संयम रखा करें। मुझे सुनने में आया है किसी ने, अभी मेरी वहां के मुख्य आयोजकों से, जो संकलन समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी जडेजा साहब से बात हो रही थी। मैं इस कार्यक्रम में वहां जा नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था, हम कल 14 अप्रैल को मेरे यहां जो पिताश्री ने कुलदेवी की स्थापना की है, जमवाय माता की, उनका जागरण था। और उस जागरण को चूंकि मेरे परिवार में ही था, मेरे घर में ही था, मैं यदि छोड़ के जाता तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था कि कहीं न कहीं कुलदेवी के जागरण को छोड़ के मैं जाऊं। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं बैठकर माता से अरदास करूंगा तो सब काम ठीक होगा और अच्छा होगा, और वो हुआ भी। संकलन समिति के सभी लोगों से, रमजूबा जडेजा साहब से, प्रद्युमन सिंह जी जडेजा साहब से, सबसे मेरा संपर्क सीधा रहा, और मैंने निवेदन किया कि मेरा आना संभव नहीं होगा। हालांकि दूसरे राज्यों से ज्यादा वहां जाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाए कि बाहर के लोगों ने आके भड़का दिया। उससे पहले ये जरूरत है कि हमको ज्यादा नहीं जाना था। टोकन के रूप में कुछ बंधु चले गए, बड़ी अच्छी बात है। और गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर हमारे जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी श्रीमती शीला सुखदेव सिंह गोगा मैडी को उन्होंने डिटेन कर लिया। वहीं प्रताप सिंह जी कालवी को भी डिटेन कर लिया अहमदाबाद में, और महिपाल जी को भी डिटेन किया था, लेकिन वो तो भारी लड़ाका हैं और कहीं कहीं से अपना रास्ता निकाल के वो आखिर पहुंच गए कार्यक्रम पे। तो हमारा मकसद ये भी था कि सारे राज्यों के यदि एक साथ हम इकट्ठे होते, हम ठाकुर पूर्ण सिंह जी को भी बोल सकते थे, वो भी पहुंच जाते, और हमारे बिहार वाले भी, मध्य प्रदेश वाले भी, और गुजरात वाले सब आ जाते। लेकिन ये फिर वही कहते जो भाटी की भीड़ के लिए कह रहे थे कि बाहर से आ गई, बाहर से आ गई, कि ये गुजरात के लोगों का आंदोलन नहीं है, बाहर के लोगों का आंदोलन है। इसलिए इस बार हमने सबने ये कहा कि 14 अप्रैल का आंदोलन तो भाई गुजरात के क्षत्रियों का ही आंदोलन रहना चाहिए, उन्हीं की लीडरशिप में रहना चाहिए, और उनके ही लोग इकट्ठे होने चाहिए, ताकि इनको ये बात लगे कि मोदी के जन्म प्रांत से, जहां वो बार बार गुजराती गुजराती चिल्लाता है, वहां भी उनकी नींव कितनी कमजोर हो चुकी है रूपाला के इस बयान के बाद में। और रूपाला की और मोदी शाह की जुगलबंदी कितनी तगड़ी है, इसको भी नकाब को उतारना हमारी जरूरत थी, जो हमने समय रहते ये नकाब इनका उतार दिया है। अब रूपाला नहीं, रूपाला के पीछे जो खड़े हैं उनका इलाज, मैंने पहले भी कहा था, 10 दिन तक रूपाला और 20 दिन तक अमित शाह, और यदि 20 दिन में भी बात नहीं हुई तो 30 दिन में मोदी रहित बीजेपी चाहिए हमको, तब बीजेपी के साथ हमारे लोग खड़े होंगे, अदरवाइज नहीं। कोई समझौता नहीं। रूपाला हटना था, नहीं हटाया। अब अमित शाह आपने नहीं हटाया, और अब मोदी जी को आप नहीं हटाओगे, तब तक हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। कह सकते हैं लोग ये तो आगे बढ़ गए, बढ़ना पड़ा है भाई। आपने समय रहते रूपाला को नहीं हटाया, जो इस बात का संकेत है कि आपकी जुगलबंदी ये थी, आप इसमें सहमत थे कि जो उसने गाली बाती। एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि दूसरा समाज नाराज हो जाएगा, क्यों नाराज हो जाएगा? क्या लेना देना पाटीदार समाज का रूपाला से? जन्म देने लेने मात्र से हो गया। हमारा समाज का कोई व्यक्ति यदि दूसरे समाज को गाली देगा और हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो वो हमारे समाज से कैसे उसका झगड़ा होगा? रूपाला हमारे समाज का अपराधी है, और मैं धन्यवाद दूंगा जिगीसा पटेल बहन को, जो पाटीदार समाज की, और उन्होंने कहा रूपाला को तो क्षत्रियों को सौंपना चाहिए। जब वो गलत करके आया है, वो अपराधी है, तो इसका फैसला क्षत्रिय करेंगे कि उसको क्या दंड दिया जाए, न कि उसे छिपा लिया जाए कि हमारे समाज का है। पाटीदार समाज कभी भी रूपाला के साथ न पहले था न आज है। जब याद कीजिए हार्दिक पटेल की जब रैलियां हुई थी, उस समय उन बच्चों को, पटेल युवाओं को डंडे कौन पड़वा रहा था? यही रूपाला। ये रूपाला के लिए आज वो उनका समाज क्यों इकट्ठा होगा? कोई कहीं पाटीदार क्षत्रिय समाज का कोई झगड़ा नहीं है। सारा जो झगड़ा है वो रूपाला से शुरू होकर अब भाजपा और क्षत्रियों के बीच का झगड़ा है। इसको जबरदस्ती भाजपा जब अब डरती डरती इधर उधर बांट रही है। देखो आश्चर्य की बात, देखो बहुत मजबूत लोग थे ना, मजबूत सरकार थी, आज कितने जबरदस्त ये सामने आए हैं
कि हमारे लिए ये लोग अपनी सत्ता खोने वाले हैं, पूरी सत्ता इनकी जाने वाली है। 224 आरएसएस का सर्वे है, लेकिन यदि 250 तक भी ये जाते हैं तो कहीं न कहीं ये समझौता करके ही सत्ता सरकार में आएंगे। जनता सरकार से ये बाहर होने वाले हैं, सिर्फ एक ही वजह से कि इन्होंने स्वय सिंह के ऊपर जाकर के उसके खुजली की है। स्वय सिंह को इन्होंने जगाया है, इस क्षत्रिय को, और अब जगी गया है तो अभी सोने की जरूरत नहीं है। अब पूरा अच्छी तरह जग के रहो। इन्होंने रूपाला नहीं हटाया, यानी 5 गांव नहीं दिए, तो फिर सारा पूरा देश अपने को लेना है और अपने को फिर आगे की तैयारी करनी है। संकलन समिति वहां जो निर्णय लेगी वो पूरे देश के लोग मानेंगे उसको। अभी 19 तक का टाइम उन्होंने दिया है, और फिर 19 के बाद 20 के बाद से क्या करना है। अहमदाबाद में इकट्ठा होना है, दिल्ली में होना है, जयपुर में होना है, बॉम्बे में होना है, जहां वो कहेंगे क्षत्रिय समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। और इस बात पर फिर से कहें, अभी एक बंधु ने कोई कमेंट किया था, मेरे पास आया था कि राजऋषि राजेंद्र सिंह नरूका क्षत्रिय समाज के प्रति ज्यादा हो रहे हैं, उनके लिए तो सब समाज बराबर हैं। मेरे लिए नहीं, सभी क्षत्रियों के लिए सारे ही समाज बराबर हैं। लेकिन क्षत्रिय का जो कौन क्षत्रिय, क्षत्रिय वो है जो सर्व समाज का हित करे और सर्व समाज के सम्मान की रक्षा करे। लेकिन बंधुओं, जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएगा वो सर्व समाज के सम्मान की कैसे रक्षा कर पाएगा। ये तो छाती ठोक के कहना पड़ेगा कि राजपूत, हाँ राजपूत, आपा लड़सा और जीता, तब जाकर सर्व समाज उस पर विश्वास करेगा। जो खुद ही ठाकुर झुका हुआ होगा, जो क्षत्रिय खुद ही डरा हुआ होगा, जो क्षत्रिय खुद ही अपमानित होगा, वो किसी भी समाज की कोई सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, जो खुद के सम्मान की नहीं कर सकता। इसलिए क्षत्रिय के पक्ष में, हित में अहित की बात नहीं है। ये एक नेशनल मुद्दा है कि कमजोर क्षत्रिय, देश को डूब जाएगा देश यदि कमजोर क्षत्रिय, और अपमानित क्षत्रिय सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा घातक है। क्षत्रिय का अपमान हो गया और उसने सहन कर लिया, यानी प्रतिशोध जो उसका अधिकार है, प्रतिशोध जो उसका हथियार है, प्रतिशोध जो उसका गहना है, यदि प्रतिशोध लेना क्षत्रिय ने छोड़ दिया तो क्षत्रिय रहेगा ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा, वो अपने स्वभाव से ही भटक जाएगा। इसलिए प्रतिशोध लेना उसकी आवश्यकता है। शत्रु जैसा हो उस पर वार वैसा करना चाहिए, जैसा जिसका गाल वैसा उसका तमाचा। अब ये रूपाला का इस तरह का लफड़ा है तो इसका इस तरीके से उत्तर देना है। हम कोई अहिंसा वाला ये जो रास्ता है इसे थोड़ी छोड़कर शस्त्र थोड़ी उठाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शस्त्र चलाना भूले नहीं हैं, रखे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे ऊपर शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा तो फिर आत्मरक्षा में चलेंगे। वो कोई भी समाज को, किसी को भी कानून सम्मत अधिकार है जो अपनी आत्मरक्षा के लिए या दूसरे की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, ये कानून सम्मत अधिकार है। आरोपी देती है इसको, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये है। लेकिन कोई सशस्त्र क्रांति नहीं की हमने और न करने जा रहे हैं। हमारे सारे आंदोलन शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण रहेंगे, लेकिन शांति कब तक रहेगी ये आप पर निर्भर करेगा, ये हम पर नहीं। इसको आप तय करेंगे कि ये शांत रहना है या फिर ये अशांत रहना है। हम दोनों स्थिति के लिए तैयार हैं। हम आप जैसा चाहेंगे उस चीज के लिए तैयार हैं। कोई हमसे एक कदम गले आके मिलता है, हम उसको पूरा अच्छी तरह गले लगाते हैं। कोई एक कदम की दूरी बरतता है, हम उससे 5 कदम दूर होते हैं। जैसा व्यवहार आप करेंगे, क्षत्रिय तो आईने की तरह वैसा ही रिजल्ट आपको देगा। इसलिए मेरा उन बंधुओं से भी निवेदन है कि राजऋषि या क्षत्रिय होने से इसका यह मकसद नहीं होता कि वो जो क्षत्रिय का मूल स्वभाव है उसको बदलते समय और ताली बजाता रहे कि अपने को क्या लेना देना। उसके मूल स्वभाव में चेंजिंग कराने की यदि कोई प्रयास करेगा तो उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। आज का काफी देर हो गई, इसको आपको ठीक लगा हो इसको आगे भेजिएगा और इसी तरह से संपर्क बनाए रखेंगे। अब 19 तक देखते हैं इस पे क्या, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। हम तो चाह रहे हैं कि इसे बरकरार रखें ताकि आक्रोश भी बरकरार रहे। जय रघुनाथ जी की।